अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज भी कुछ ख़बरों पे अहम तज्ज़िया है। आपसे गुजारिश होगी कि आपको अगर हमारे तज्ज़िये पसंद आते हों तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ लोगों ने मुझे पैगाम भेजे थे फ़ेसबुक पे और ट्विटर के ऊपर और वैसे भी कि वो मामला बहुत चल रहा है कुछ जमायमा ख़ान के हवाले से कि जमायमा ख़ान आ रही हैं और सोशल मीडिया पे बड़ा ज़िक्र चल रहा है। एक टेलीविज़न पे भी शायद चला है, ग़ालिबन कोई ट्वीट किसी पाकिस्तानी ने किया था। तो वो क्या है मसला, अब वो मैं बताता हूँ आपको उस हवाले से कि जमायमा ख़ान का क्या मसला है या ख़ातून अव्वल का, वो मैं इस पर बाद में बात करूँगा। लेकिन इस वक्त जो अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि इस वक्त जो रियासत के अंदर जो इस वक्त मामला जो सामने आए हैं, इसमें आपको मैंने बताया था शहज़ाद अकबर के हवाले से जो नाकामी हुई थी, तो उसमें आपको बता दिया था हमने कि क्या सूरत हाल थी, क्या वजूहात थी। लेकिन एक पस मंज़र में और बात सामने आई कि जहांगीर तरीन जो हैं, वो भी, उनका ग्रुप भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक था, क्योंकि जहांगीर तरीन के हवाले से उन्होंने कुछ जो केस पुटअप किया था उन्होंने, उसमें कुछ थोड़ी सी मुबालगा आराई भी थी। गो कि जहांगीर तरीन के केसेस हैं, आपको पता है जो शुगर के हवाले से, जो चीनी के हवाले से जो स्कैंडल आया है उसमें उनके कुछ मामलात हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमने भी उनकी देखी थी, कुछ दस्तावेज़ात। लेकिन जिस तरीके से केस प्ली किया गया था नैब के अंदर, उसमें कुछ मामलात इस तरह थे कि जहांगीर तरीन नाराज़ थे और कुछ उसमें जो दूसरे लोगों के केसेस थे उसके अंदर कुछ ऐसी प्ली ली गई थी कि जिसमें नवाज़ शरीफ वगैरह या दूसरे जो अपोजिशन के लोग हैं उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मिलता था। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सारे जब सामने इमरान ख़ान के आईं तो इस पे उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार भी किया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ मामलात जो थे वो उनके दफातर से भी नैब के उन लोगों के साथ रवाबित में थे। तो खैर अलक़िस्सा मुख्तसर ये कि इनकी रवानगी इसलिए हुई है। अच्छा, अब हुआ ये कि मुसद्दिक़ अब्बास को लाया तो गया है, मैंने बताया था वो आदमी भी बहुत अच्छे हैं, और लेकिन उनको एक टास्क दिया गया है। वो टास्क मैं आपको बताऊँ, वो अहम टास्क ये है इमरान ख़ान की तरफ से मुसद्दिक़ अब्बास को, मुसद्दिक़ अब्बासी को, कि उन्होंने अब हर सूरत में कम से कम शहबाज शरीफ के हवाले से, जिनके के बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़े वाज़ेह सबूत हैं, उनके गिर्द उन्होंने घेरा तंग करना है और उनको एहतसाब के कटहरे में लाना है। अच्छा, अब क्योंकि ये एक अहम टास्क उनको मिला है, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत के अंदर, ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ के जो मामलात हैं, जो नवाज़ शरीफ के जासूस हैं या उनके जो इन्फॉर्मर हैं, मुखबर हैं, वो पैराशूटर्स की शक्ल के अंदर, और जो इनके ज़रदारी साहब के इन्फॉर्मर हैं वो पैराशूटर्स की शक्ल में पीएम हाउस में मौजूद हैं। तो इधर इमरान ख़ान ने मुसद्दिक़ अब्बासी को टास्क दिया, उधर ये ख़बर नवाज़ शरीफ तक पहुँची। तो नवाज़ शरीफ ने फ़ौरी तौर पर एक काउंटर नैरेटिव ये लिया कि उन्होंने शहबाज शरीफ को फ़ौरी तौर पर कहा है कि आप मामला से अलहदा हों, और उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है कि फ़ौरी तौर पर वो मरीम नवाज़ को मुतहर्रिक कर दें। तो अब आपको नज़र आएगा कि मरीम नवाज़ जो है आइंदा दिनों में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आएंगी और शहबाज शरीफ मुतहर्रिक नहीं होंगे। लेकिन ये बहरहाल एक उनका अपना एक है, उनका एक स्टैंड है और उनका एक अपना नैरेटिव है। लेकिन बहैसियत एक तज्ज़िया निगार और जो सूरत हाल मैं पाकिस्तान में देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली भी शायद उनको, हुकूमत के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकेगी। हाँ, अलबत्ता हुकूमत के लिए जो मामलात गड़बड़ हो रहे हैं उसमें यह है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस मैंने आपको बताया था, उसमें एक चीज़ बड़ी अहम आई है, वो ये है कि कुछ लोगों की लिस्टें आई थी जिसके बारे में हमने बताया था। अब उन लिस्टों के अंदर से कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ सामने आए हैं, जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, और उस इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये कहा है कि हमने जो फ़ंड जो दिए थे, कुछ हमने बहुत सारे फ़ंड अस्पतालों के लिए, यानी शौकत खानम और जो इमरान ख़ान की जो चैरिटीज़ हैं उनके लिए दिए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये फ़ंड पार्टी के लिए चले गए हैं। तो ये एक प्ली जो है एक नई ली जा रही है और मंगल से इसकी समाअत शुरू हो रही है। तो ये एक चीज़ और ख़तरनाक जो है इमरान ख़ान के लिए हो सकती है कि ये जो फ़ंड जो आए थे जो अस्पतालों के लिए या चैरिटीज़ के लिए, बाहर से जिस तरह भी आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चैरिटीज़ के हवाले से, अस्पताल के हवाले से जो फ़ंड्स होते हैं, उन फ़ंड्स पे कुछ फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ होती हैं उनकी तरफ से भी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कुछ थोड़े से उनको ढील दी जाती है। लेकिन अगर ये बाद में पता लगे कि ये फ़ंड्स पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क की सियासत में या सियासी जमात के लिए इस्तेमाल हुए, तो उन ममालिक की जानिब से भी मतलब ऑब्जर्वेशन आ सकती है और यहाँ पाकिस्तान में भी उसकी पकड़ हो सकती है। तो एक ये मसला है, मंगल से ही शुरू हो रही। दूसरी एक अहम चीज़ है कि काजी फ़ाइज़ ईसे का जो केस आया, मैंने आपको बताया था, उसका फ़ायदा तो
ठीक है, इसका फ़ायदा मुस्तक़बिल तो फ़ाइज़ ईसा को होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत पर भी इसका दबाव आएगा, और ख़ास तौर पर दबाव इसलिए आएगा कि जो हुकूमत के जो मुशीर हैं, फवाद चौधरी साहब ने कि बयान दे दिया अभी उन्होंने कि अदलिया को अगर अपनी गिरती हुई साख बचाना चाहते हैं तो इस किस्म के फ़ैसले ना करें। अब मसला ये है कि जो अदलिया का फ़ैसला आया बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो एक थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया कि हम भी कानून को समझते हैं कि वो किसी हद तक दुरुस्त नहीं होगा, दुरुस्त नहीं है, या उसमें कुछ हम यूँ कह सकते, दुरुस्त तो हम नहीं कहेंगे, लोग कह सकेंगे उसमें कुछ इमाम है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अदालत या जजेस होते हैं उनके जो ज़ेरे किफ़ालत लोग हैं, जजेस जो हैं उनके मतलब जवाबदेही नहीं है, मतलब उनके केसेस को आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं ले जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि इनको कहना ये चाहिए था कि जजेस के अलावा जजेस के जो ख़ानदान के लोग हैं उनके मामलात को आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं ले जा सकते, लेकिन उनके ज़ेर किफ़ालत अरकान अगर कहीं कोई बदउनवानी में या अगर करप्शन के अंदर या कहीं अगर इन्वॉल्व है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो जजेस का मिसकंडक्ट है वो उस तरीके से उनके ख़ानदान को नहीं लिया जा सकता। तो इस किस्म की अगर बात होती तो ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ठीक है, हुकूमत ने अब कहा है कि वो उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी करेगी, जो कुछ भी बहरहाल, लेकिन जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया ना, ये मैं समझता हूँ कि ज़रा मुनासिब नहीं है। इससे अदलिया के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो है मज़ीद तनाव आएगा। और मत भूलें कि अभी आइंदा आने दिनों में काजी फ़ाइज़ ईसा खुद जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम ओहदे पर आने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि पैराशूटर कुछ मामला अगर दुरुस्त होने लगते हैं तो वक्त से पहले जब कोई थोड़ा सा हुकूमत निकलने लगती है या हुकूमत इमरान खान कहीं अपनी ग्रिप हासिल करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बीच में से एक फुलझड़ी जैसे ना वो छोड़ दी जाती है जो कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए या इमरान खान के लिए बाद में प्रॉब्लम का बायस बनती है। बहरहाल ये एक चीज़ थी। दूसरा, बहुत से लोगों ने कहा था सदारती निज़ाम। देखिए, सदारती निज़ाम के हवाले से मैं बता दूँ कि जो पाकिस्तान के जो दिफाई सरबराह हैं, नाम नहीं ले रहा, आप समझ तो पता है कौन है दिफाई सर, उनके इंतहाई करीबी से हमें ये पता लगा था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर निज़ाम जो है तब्दील हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ये देख रहे हैं कि जो लोग अगर सदारती निज़ाम लाते हैं या पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा तब्दील करते हैं तो इसको चलाने वाले फिर वही लोग होंगे जो इस निज़ाम को चला रहे हैं। तो उनका कहने का वो ये सोचते हैं कि क्या अगर हम सदारती निज़ाम लेकर आते हैं और चलाने वाले यही दोबारा लोग होंगे, यही अनासिर होंगे जो बदउनवानी की वजह से हैं, तो बदउनवान अगर होगा शख्स तो वो तो वल्दियाती निज़ाम को भी नाकाम करेगा, वो पार्लिमानी निज़ाम को भी नाकाम करेगा, वो सदारती निज़ाम को भी नाकाम करेगा। तो इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से कोई ऐसा तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाए कि कोई नया निज़ाम, सदारती निज़ाम, ये पाइपलाइन में है बात, ये मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, पाइपलाइन में है ये बात, मैं शुरू से कहता रहा हूँ, लेकिन वो उसको इस तरीके से लाया जाए कि जब नया निज़ाम आए तो लोग भी नए हों। मतलब ये जो शक्लें हैं ना जो मुसलसल अगर यही लेकर आएंगी सदारती निज़ाम को तो फिर आपको पता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये एक चीज़ थी। और दूसरा, पीपल्स पार्टी के हवाले से बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने जो उधर मैंने कल भी कहा था कि ख़त्म कर दिया मामला, लेकिन वो ख़त्म जो किया बुनियादी तौर पर वह MQM के ख़िलाफ़ ही हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे कल भी कहा था आपको, परसों डे बिफोर येस्टरडे, की एक किस्म का लॉलीपॉप इन्होंने दिया है इनको, क्योंकि अब जो इन्होंने जमात इस्लामी को फौरी तौर पर आकर कह दिया, 27 दिन से वहाँ बैठे थे, MQM वालों ने आके थोड़ा सा जब किया वो मुज़ाहरा थोड़ा सा हार्ड हुआ, पुरतशद्दुद हुआ, तो बुनियादी तौर पर उन्होंने आके सारी बातें मान ली, लेकिन वो मानी नहीं गई हैं, बल्कि बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक पसे पर्दा एक्सपेक्ट हुआ था कि किसी तरीके से ये जो मामला है कराची के जो इश्यूज़ हैं बल्दिया का, इस इशू को MQM के हाथ में यानी महाजरों के हाथ में ना जाने दिया जाए, क्योंकि अगर रियल इशू दोबारा महाजरों के हाथ में चला गया तो फिर महाजर इसको दोबारा कैश कराएंगे, क़ता नज़र कि उसकी क़यादत कौन होती है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, अब हो सकता है कि उस महाजिर जो है अगर कैश कराते हैं कराची के इशू को तो फिर दोबारा महाजिरों को या उर्दू बोलने वालों को या कराची के मकामी लोग जिसमें पंजाबी भी हैं, पठान भी हैं, जो उर्दू बोलते हैं, परमानेंट सेटलर हैं, उनको फिर एक मौका मिलेगा दोबारा इकट्ठा होने का या एक मूव बनाने का, जो कि सिंध के देही इलाकों के जो अंदरून सिंध के जो लोग हैं, जो कि सिंध की तकसीम नहीं चाहते, जो सिंध के कराची में या शहरी इलाकों में डोमिनेशन चाहते हैं, उनकी शिकस्त होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए, उस तासुर से बचने के लिए या उस खौफ की वजह से इन्होंने रातों रात जमात इस्लामी के साथ पैक्ट किया। दरहकीकत जो भी बात हुई है इसके अंदर कोई चीज़ नहीं, और आज मुस्तफ़ा कमाल ने भी किया है। बहरहाल अगर ये मैं समझता हूँ कि जितनी जमातें हैं कराची के अंदर जो शहरी इलाकों के हकूक़ की बात करें, अगर ये मुत्तहिद हो जाएं और ये महाजिरों के जो धड़े हैं, PNP है, डॉक्टर सलीम हैदर साहब हैं, दूसरे तीसरे, मैं खुद आपको बताया महाजिर सियासत के हवाले से मेरा एक माजी रहा है, तो उनको हमेशा मैं कहता रहा हूँ भाई मुल्क और कौम के मफाद में और महाजिर
कास के मफाद में अगर मुत्तहिद होते हैं, मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करें, मजबूत पाकिस्तान आपके हकूक़ की ज़मानत है, क्योंकि उर्दू बोलने वालों ने, महाजिरों ने पाकिस्तान को बनाया था। अगर वो इस पर अमल करेंगे, मुत्तहिद होकर चलेंगे, पाकिस्तान के कास को रखें, तो मैं समझता हूँ उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, एक दूसरी चीज़ ये है कि हाफिज़ नईम का यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो पस पर्दा कार्रवाई, आपने देखा होगा हाफिज़ नदीम साहब लियारी गए तो लियारी में उनका बड़ा इस्तक़बाल हुआ। अब मुझे बताइए कि हाफिज़ नईम साहब जो हैं, जो जमात इस्लामी का, उनका लियारी में क्या लेना देना है? लियारी में तो सारे का वोट पीपल्स पार्टी का है, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई वो कामयाब हो गए हैं और पीपल्स पार्टी भी खुश है। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने लियारी वालों को ये कहा था कि जब हाफिज़ नईम साहब आएँ तो उनका यहाँ पे फ़कीदुल मिसाल जो है इस्तक़बाल किया जाए। तो ये बुनियादी तौर पर बताने का आपका मकसद ही था कि ये जो हुआ है ना, सारा कुछ कराची के बल्दियाती हवाले से जो लोग बहुत से बगलें बजा रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो गया, ये कुछ नहीं हुआ। ये एक बेसिकली एक धोखा दिया गया है अहलियान कराची को। अच्छा, दूसरा हिंदुस्तान के हवाले से बता दूं कि हिंदुस्तान में तो आपको पता है मुसलमानों के हवाले से जो कुछ हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में पेगासस का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, जिसका मैंने आपसे पहले कहा था कि इसमें डाउट है, लेकिन अब वो बात खुल कर आ गई कि पेगासस स्कैंडल की जो जासूसी कराई थी, वो जासूसी की तमाम जो थे हालात वो ख़ुद मोदी साहब ने अपनी कंपनी के ज़रिए इसराइल से मंगाए और ख़ुद ही मंगवा के ख़ुद ही अपने फ़ौजियों की, सियासतदानों की, अपोजिशन की, सब लोगों की उन्होंने ख़ुद ही मुखबरें की और उसके बाद फिर उसके ऊपर ढंडोरा पीटा। और बुनियादी तौर पर ये कहना ये चाह रहे थे कि किसी पड़ोस मुल्क की या किसी की कोई शरारत है जो हमारे सियासतदानों की, अपोजिशन की और मिलिट्री की मतलब रैकी कर रहा है या जासूसी कर रहा है या बगिंग कर रहा है। लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि ये काम खुद ही मोदी साहब ने किया था और अपोजिशन ऑफ इंडिया की मोदी के ऊपर पड़ गई है इस हवाले से। दूसरा ये कैपिटल हिल के हवाले से एक बात है, आपको मैंने याद हो पहले बताई भी थी कि ट्रम्प जो है पस पर्दा बहुत तेज़ी से मुतहरिक हैं और उन्होंने दोबारा कह दिया है कि जो अमेरिका बचाओ तहरीक उनकी चली थी, सेफ़ अमेरिका मूवमेंट, वो बड़ी तेज़ी से कामयाबी की तरफ जा रही। जो मेरे अमेरिका में ज़राए हैं वो बताते हैं कि बड़ी तेज़ी से उनका ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। ट्रम्प ने आज ऐलान भी कर दिया है कि जो लोगों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था उनको माफ़ भी कर दिया जाएगा। तो ये भी एक चीज़ देखना है कि क्या बनता है। दूसरा ये कि उधर इसराइल के हवाले से मैंने आपको बताया था कि 2 दिन पहले कि इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ी तिब्बी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और दूसरे मामला जो हैं अरब के अंदर इसराइल के बड़े तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। आज वो इसराइल के सदर जो हैं अपनी अहलिया के हमरे वहाँ पहुँचे हैं और वो भी इनका गो के आए तो वो अपने अबू धाबी ओलंपिक और दूसरे तीसरे सारे मामला जो चल रहे हैं, दुबई में फेस्टिवल है जो एक चल रहा है वहाँ पे एक्सपो, उस हवाले से, लेकिन उसे पसे पर्दा उसमें बहुत सारे मामलात होंगे। और इसराइल वैसे भी उसने कह दिया है कि वियना के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ईरान के हवाले से, उस पर उसने वैसे ही अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इसराइल ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। तो लगता यही है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये याद रहे कि अगले साल जो है ना इसराइल अगले 50वीं सालगिरह मना रहा है। तो ये इस बात को जहन में रखें जो मैंने आपको पहले कहा था। और अभी भी मेरे पास इत्तलात हैं, वो ये है कि अपनी 50वीं सालगिरह से पहले या उस तक इसराइल जो है कोई बड़ी जंग किसी न किसी जगह दुनिया में करा देगा ताकि उसके जो असले हैं या जो उसके वसाइल हैं उसको मज़ीद बढ़ाया जा सके और उसकी ताकत को मज़ीद बढ़ाया जा सके। यानी दूसरे ममालिक लड़े, यानी डिवाइड एंड रूल जिसे कहते हैं ना कि तकसीम करो, लड़ाओ और मजबूत करो। तो ये इसराइल की पॉलिसी है। तो ये इसको आपको देखना पड़ेगा कि इसराइल इस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अरब के अंदर भी और सारे मामलात के अंदर। अच्छा, दूसरा मैंने आपको तालिबान के हवाले से बताया था, ओस्लो के अंदर जो तालिबान के जो मामलात हुए थे वो किसी हद तक कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और अब तालिबान ने ये कहा है कि जो बहुत सारे मामलात मगरबी मालिक ने रखे थे उन पे वो अमल करने जा रहे हैं। दूसरी एक बात ये भी हमें पता लगी, जो लोया जिरगा था वो जो काफ़ी अर्से से मुअत्तल था उसको भी अब बढ़ाया जा रहा है ताकि जो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं वो सही किए जाएँ। क्योंकि बैरूनी मामला तो ठीक है मगरब के साथ दुरुस्त हो रहे हैं, मगरब ने भी कहा था, यूरोप ने भी कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और उनको आप दुरुस्त करें। क्योंकि जो मखलूत हुकूमत की बात है ख़वातीन की तालीम के हवाले से वगैरह वगैरह, तो उसके लिए उनका कि इसमें सब के लिए क्या कहते हैं कि वो एक मिला जुला एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए जो तरीक़ाकार वहाँ पे है वो लोया जिरगा है। तो उसका भी अब उन्होंने कह दिया कि हम ये करेंगे। इससे पहले उन्होंने लोया जिरगा के लिए मना कर दिया था। अच्छा, उधर चीन ने अमेरिका को धमकी दे दी, जनाब ये बड़ी अहम एक डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि चीन ने कहा है, क्योंकि अमेरिका ने एक बयान दिया था अभी कि ताइवान के गिर्द जो है मतलब हम नज़र रखे हुए हैं और ताइवान हमारा इत्तेहादी है। तो आज चीन ने अमेरिका को कहा है, बड़े खुलकर वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर अमेरिका ने इस किस्म के बयानात दिए या अगर ये बात की कि चीन क्या वो दिफा करेंगे या कोई अगर बात करेंगे तो अब हम सिफारती तौर पर काम नहीं करेंगे, बल्कि हमने अगर महसूस किया तो हम बराह रास्त अमेरिका के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि तसादुम की बहुत बड़ी धमकी है। और एक तरफ एक दूसरे तर्जुमान ने चीन ने यह भी कहा है कि अमेरिका हमें रूस की तरह कमज़ोर ना समझे कि हमें
डायलॉग्स में अटका कर, और जिस तरह की यूक्रेन के अंदर मैंने बताया कि आपको वो चाह रहे थे कि सिविल वॉर कर दें, इस किस्म की कोई हरकत करना चाहें रोहिंग्या मुसलमानों या दूसरे हवाले से, तो वो उस पर भी उन्होंने उनको वार्न किया कि इस किस्म की कोई मतलब वो उसे मतलब धोखे में ना रहे, वो चीन जो है इसका वो करेगा। और दूसरा यूक्रेन के हवाले से बता दूं कि यूक्रेन इस वक्त अमेरिका से ही नाराज़ है। यूक्रेन के सदर ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि भाई या तो आप हमारी मदद कर सकते तो मदद करें, वरना हमारे मुल्क के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करके हालात को ख़राब ना करें, या तो हमें खुलकर नेटो के अंदर शामिल करें और उसके लिए अपना जो भी आप एक हमने जो नैरेटिव दिया है आपको उस पर अमल करें, वरना अदरवाइज़ हमारी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा ना करें। तो ये इस वक्त सूरत हाल जो है रूस और अमेरिका के दरमियान वो भी कशीदा ही है अभी तक। और अभी जो मैंने बताया आपको कि चीन और अमेरिका के दरमियान भी मामला जो हैं गंभीर हैं। उधर ट्रंप का मैंने आपको बताया, तो बाइडन इंतज़ामिया को सोचना पड़ेगा कि क्या वो चौमुखी लड़ने के लिए तैयार है। गालिबन ऐसा नहीं होगा, तो हो सकता है कि शायद मैं जो देख रहा हूँ कि आइंदा जो मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होंगे, हो सकता है उसके अंदर ट्रंप की जो है ना तेज़ी से वापसी के इम्कानात रोशन होते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हाँ, एक बात छोटी सी आपको मैंने कहना भूल गया था कि वो बात जो थी जमायमा ख़ान की, बहुत सारे लोगों ने कहा, कुछ ने कहा कि जनाब वो बहुत सीनियर तज्ज़िया निगार हैं साबिर शाकिर साहब, उन्होंने कहा कि वो आ रही हैं या उनकी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। न जमायमा ख़ान का पाकिस्तान की सियासत में आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई मुस्तक़बिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इमरान ख़ान जैसी शख्सियत जिनका कोई विज़न होता है या कोई बड़ी तब्दीली किसी रियासत के अंदर लाना चाहते हैं, तो उनके गिर्द उनके मामलात में बहुत सारे प्लांटेड मामलात होते हैं। इमरान ख़ान की कुछ शादियाँ प्लांटेड थीं, आगे कौन सी थी या होगी इस मामले में फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत सारी चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में खुल जाएंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान ख़ान साहब की जो मौजूदा खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी, काबिल एहतराम है हमारे लिए। उनकी राय जो है ना, रूहानी राय हो या स्पिरिचुअल राय हो, जो भी हो, वो उनके ऊपर इमरान ख़ान उनसे मशवरा लेते हैं। तो उसी पस मंज़र के अंदर कुछ लोगों ने जमायमा ख़ान को कहा था कि वो फंसे हुए हैं, लेकिन इन सब की कोई हकीकत नहीं है कि किसी ने अगर ट्वीट कर दिया हो या किसी ने ख़त लिख दिया हो तो जमायमा ने उनको अगर जवाब दे दिया हो, तो आप इससे ये नतीजा अख़ज़ कर लें कि जमायमा आ रही है फ़ौरी तौर पर, जमायमा तैयार है इमरान की मदद के लिए। आइंदा आने वाले दिनों में या मौजूदा हालात के तहत जो फैमिली है, जमायमा फैमिली है, जो इंग्लैंड के अंदर जो उनके करीबी लोग हैं, उनके हवाले से पता लगा कि फ़िलहाल इमरान का या जमायमा का या पाकिस्तान में आके किसी सियासी किरदार का फ़िलहाल कोई भी इरादा नहीं है। और वैसे भी आपको पता है इमरान के ख़िलाफ़ लोगों ने वैसे ही कहा है कि यहूदी एजेंट है। अगर वैसे भी अगर जमायमा ने एक दो दफ़ा चक्कर लगा लिया तो ये सारे मामला भी फिर इमरान के ख़िलाफ़ जाएंगे और अपोजिशन इसको कहेगी कि वो जो औरत जो कि इसराइल जाती थी, जो इनकी वाइफ भी नहीं है, जो उनकी बेगम भी नहीं रही, अब इनका ताल्लुक़ भी नहीं रहा, वो पाकिस्तान आ रही हैं, वो पाकिस्तान की चीज़ें लेके इसराइल जा रही हैं, तो एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा होगा। तो बुनियादी तौर पर ये जो चीज़ जो खड़ी गई है ना, और जिसको बड़ा सोशल मीडिया पे बहस चली, मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है शायद कोई नया स्कैंडल या एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपनी मालूमात के मुताबिक कि जमायमा का इमरान का पाकिस्तान के अंदर, इमरान ख़ान के साथ जमायमा का पाकिस्तान में कोई मुतारिक होने का या पाकिस्तान के हवाले से कोई किरदार करने का कोई मुस्तक़बिल प्रोग्राम नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।